दिल्ली सल्तनत की कहानी में 5 बड़े राजवंशों का जिक्र होता है, लेकिन उनमें से एक नाम है जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा जाता है। तुगलकों के शानदार पतन और लोधियों के जबरदस्त उदय के बीच एक खालीपन था, एक खाली जगह को भरने वाला, एक प्लेस होल्डर राजवंश, सैयद। आज हम इसी चौथे राजवंश की परतें खोलेंगे, जिन्होंने एक टूटे फूटे साम्राज्य पर हुकूमत की और अनजाने में ही अगले राजवंश के लिए जमीन तैयार कर दी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं तैमूर के हमले से पैदा हुई उस तबाही से। फिर हम समझेंगे कि कैसे संस्थापक खिज़्र खान ने बिना सुल्तान बने ही हुकूमत की। इसके बाद मुबारक शाह के दौर की बात करेंगे, जो इस खानदान की सबसे बड़ी उम्मीद था। फिर देखेंगे कि इस वंश का पतन क्यों और कैसे हुआ, और आखिर में उस अनोखे सत्ता हस्तांतरण को एनालाइज करेंगे जिसने लोधियों का रास्ता साफ कर दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। मामलुक, खिलजी, तुगलक, लोदी, इन सब के बीच सैयद वंश का दौर देखिए। सिर्फ 37 साल का ये छोटा सा कार्यकाल ही उनकी पूरी कहानी बयां कर देता है। उनका मकसद कोई महान साम्राज्य बनाना नहीं था, बल्कि एक युग के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने के बीच के मुश्किल वक्त को किसी तरह संभालना। कहानी शुरू होती है साल 1398 में तैमूर के विनाशकारी हमले से। तैमूर ने दिल्ली को इस कदर लूटा और तबाह किया कि तुगलक सल्तनत की कमर ही टूट गई। दिल्ली की सत्ता का ढांचा पूरी तरह बिखर चुका था, और इसी पावर वैक्यूम ने, इसी खालीपन ने एक नए और तुलनात्मक रूप से कमजोर राजवंश के उभरने के लिए हालात बना दिए। तो समझने वाली बात यह है कि सैयदों को विरासत में कोई फलता फूलता साम्राज्य नहीं मिला था, उन्हें मिला था एक खंडहर। इसलिए उनका पहला और आखिरी मकसद था बस किसी तरह टिके रहना। उनका पूरा ध्यान दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों पर कब्जा बनाए रखने पर था, जबकि बाकी सल्तनत तो पहले ही आज़ाद टुकड़ों में बिखर रही थी। और इस डायनेस्टी को खड़ा किसने किया? खिज़्र खान ने। वो फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था। लेकिन जब तैमूर ने हमला किया तो खिज़्र खान ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। वो तैमूर के साथ हो गया, और इसी वफादारी का इनाम उसे मिला दिल्ली के सिंहासन के रूप में। खिज़्र खान की सियासत बहुत ही अनोखी थी। सोचिए, दिल्ली का शासक है, लेकिन खुद को सुल्तान नहीं कहता। उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं अपनाई। वो तैमूर के वंशजों, खास तौर पर उसके बेटे शाहरुख का वफादार बना रहा। मस्जिदों में जो खुतबा पढ़ा जाता था वो भी शाहरुख के नाम का ही होता था। सिक्के भी पुराने तुगलकों वाले ही चलते रहे। ये सिर्फ विनम्रता नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल थी। और उसकी उपाधि रैयत-ए-आला, इसका मतलब था किसानों का मुखिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था। तैमूर की तबाही झेल चुकी जनता के सामने वो खुद को एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक रखवाले की तरह पेश कर रहा था। ये उस नाजुक माहौल में लोगों का भरोसा जीतने की एक बहुत ही चतुर रणनीति थी। 1421 में खिज़्र खान की मौत के बाद गद्दी पर बैठता है उसका बेटा मुबारक शाह, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। मुबारक शाह को सैयद वंश का सबसे काबिल और महत्वाकांक्षी शासक माना जाता है। उसने अपने पिता की दब्बू नीति को पूरी तरह से नकार दिया और एक असली आज़ाद सल्तनत बनाने की कोशिश की। ये स्लाइड देखिए, एक पीढ़ी का फर्क कितना बड़ा हो सकता है। जहां पिता खिज़्र खान रैयत-ए-आला की उपाधि से काम चला रहे थे, वहीं बेटे मुबारक शाह ने सुल्तान और शाह की उपाधियां अपनाई। उसने अपने नाम के सिक्के ढलवाए और खुतबा भी अपने नाम पर पढ़वाया। ये दुनिया के लिए एक खुला ऐलान था कि दिल्ली सल्तनत अब किसी की जागीर नहीं, बल्कि एक आज़ाद हुकूमत है। और मुबारक शाह ने सिर्फ उपाधियां ही नहीं बदली, उसने अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया। उसने अपने राज में 3 बड़े खतरों को कुचला: पंजाब के खोकर कबीले के सरदार जसरत को, जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह को, और ग्वालियर के शासक हुसंग शाह को। इन जीतों ने सल्तनत की खोई हुई इज्जत को फिर से बहाल करने में बहुत मदद की। उसने यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नाम का एक शहर भी बसाया। और हाँ, इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी उसी के दरबार में थे, जिनकी किताब तारीख़-ए-मुबारक शाही आज सैयद काल को जानने का सबसे ज़रूरी ज़रिया है। लेकिन 1434 में उसी के वज़ीर सरवर-उल-मुल्क ने एक साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी। इस एक धोखे ने इस राजवंश के फिर से उठ खड़े होने की सबसे बड़ी उम्मीद को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मुबारक शाह की मौत के साथ ही सैयद डायनेस्टी की उम्मीदें भी दफन हो गईं। अब शुरू होता है पतन का वो दौर जिसे कोई नहीं रोक सका। अगले 2 शासक मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह इस खानदान को बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए।
अंदाज़ा लगाइए, जब सैयदों ने शुरुआत की थी तब भी उनका राज दिल्ली के आसपास सिर्फ लगभग 200 वर्ग मील में फैला था। और उनके राज के अंत तक आते आते ये इलाका सिमटकर सिर्फ 50 वर्ग मील रह गया था। दिल्ली सल्तनत का नाम बस नाम का रह गया था, हकीकत में वो बस एक शहर बनकर रह गई थी। मोहम्मद शाह के दौर में, जो 1434 से 1445 तक चला, एक ऐसी घटना हुई जिसने सैयदों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने दिल्ली पर हमला कर दिया। मोहम्मद शाह के पास उसे रोकने की ताकत नहीं थी। उसे मदद मांगनी पड़ी पंजाब के एक ताकतवर अफगान कमांडर बहलोल लोदी से। लोदी ने दिल्ली को बचा तो लिया, लेकिन इनाम में मोहम्मद शाह ने उसे खाने खानन की उपाधि दे दी, यानी सरदारों का सरदार। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। यहीं से सत्ता की चाबी सैयदों के हाथ से निकलकर अफगानों के हाथ में जाने लगी। और अब आते हैं सैयद वंश के अंत पर, जो भारतीय इतिहास के सबसे अजीब सत्ता हस्तांतरण में से एक है। ये सब हुआ आखिरी और सबसे नाकाबिल शासक अलाउद्दीन आलम शाह के राज में। क्या कोई सोच सकता है कि एक सुल्तान अपनी गद्दी खुद ही छोड़ दे? जी हां, अलाउद्दीन आलम शाह ने यही किया। अपने वजीर हामिद खान से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी और उसे हुकूमत करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। तो एक दिन वो दिल्ली छोड़कर अपने पसंदीदा शहर बदायूं चला गया और अपनी बाकी की जिंदगी वहीं गुजारी। उसने दिल्ली का सिंहासन बस खाली छोड़ दिया। अब देखिए, वजीर हामिद खान के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक रास्ता था सुकरात वाला, जो कहता है कि एक नाकाबिल या गलत सत्ता के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो, मतलब नैतिकता सबसे ऊपर। और दूसरा रास्ता था अरस्तु का, जो ज्यादा प्रैक्टिकल था। ये रास्ता कहता है कि कभी कभी जिंदा रहने और बड़े खून खराबे से बचने के लिए एक ज्यादा ताकतवर शक्ति के आगे झुकना ही समझदारी है। ये भविष्य के मौके का इंतजार करने की एक रणनीति है। तो हामिद खान ने कौन सा रास्ता चुना? उसने चुना अरस्तु का रास्ता, व्यावहारिकता का। वो समझ गया था कि दिल्ली को एक मजबूत नेता की जरूरत है और आलम शाह नाकाबिल है। इसलिए उसने उस वक्त के सबसे ताकतवर आदमी बहलोल लोधी को दिल्ली आकर सत्ता संभालने का न्योता दे दिया। इसे कायरता कहा जा सकता है, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक फैसला भी था, दिल्ली को अराजकता और गृह युद्ध से बचाने का फैसला। तो आखिर में सैयद राजवंश की विरासत क्या है? सच तो ये है कि उनकी विरासत उनकी खुद की कामयाबियों में नहीं है। उनकी असली विरासत है एक ट्रांजिशनल पावर होने में, एक पुल बनने में, जिसने तुगलक साम्राज्य के खंडहरों पर लोदियों के एक नए अफगान साम्राज्य के उदय का रास्ता बना। तो ये पावर ट्रांसफर हुआ कैसे? इसके 4 सीधे सादे स्टेप्स थे। पहला, बहलोल लोदी को सैन्य शक्ति और एक बड़ी उपाधि मिली। दूसरा, सुल्तान खुद गद्दी छोड़कर चला गया, जिससे एक पावर वैक्यूम बन गया। तीसरा, वजीर ने खुद लोदी को न्योता देकर उसके कब्जे को जायज ठहरा दिया। और चौथा, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की, जो दिल्ली पर पहला अफगान शासन था। इस तरह सैयदों की कमजोरी ने ही सीधे सीधे अगली डायनेस्टी की नींव रखी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, भले ही वो कमजोरी की वजह से हुआ हो, हमेशा एक नाकामी ही मानी जाएगी? या फिर सैयद वंश का अंत, जिसने दिल्ली को एक और भयानक जंग से बचा लिया, उसे एक तरह की प्रैक्टिकल सफलता भी कहा जा सकता है? यह उनकी विरासत को देखने का एक बहुत ही अलग लेकिन जरूरी नजरिया है।